मालिक, थोड़ा तो रहम करो। मैं अपनी बीवी और इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? नीलगिरी नामक एक छोटा सा सुंदर गांव था। वहां माधव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। माधव के पास बहुत धन तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा खेत और एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी ममता, उसका बेटा आर्यन और छोटी बेटी नन्ही। इस साल माधव ने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी। उसने गांव के धनी और लालची साहूकार मुखिया चंद्रभान से भारी ब्याज पर ऋण लेकर अपने खेत में केसर और गेहूं की बुवाई की थी। देखो ममता, इस बार की हरियाली बताती है कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। ममता ने सपने देखते हुए उत्तर दिया। सच कह रहे हो। अगर फसल सही समय पर कट गई तो हम मुखिया का सारा कर्ज चुका देंगे और बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में भेजेंगे। हाँ ममता, समय से फसल कट जाए और बाजार में ठीक से पहुंच जाए। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात माधव फसल काटने की तैयारी कर रहा था, अचानक मौसम ने करवट ली। बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी नीलगिरी के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। अरे ममता, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश, हमारी फसल का क्या होगा? हे भगवान जी, ये आपने क्या कर दिया? सुबह जब माधव खेत पहुंचा तो वहां सिर्फ कीचड़ और डूबी हुई फसल थी। उसकी मेहनत पानी में बह चुकी थी। माधव घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीन लिया? कर्ज चुकाने का समय आया तो मुखिया चंद्रभान अपने लठैतों के साथ माधव के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अरे माधव, ओ माधव! माधव, मुझे अपनी रकम वापस चाहिए, ब्याज समेत। मुखिया जी, फसल बर्बाद हो गई है। मुझे बस 1 साल की मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहब्बत और मोहलत मेरे शब्दकोश में नहीं है। कागज कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो ये घर और जमीन मेरी हुई। अभी के अभी खाली करो। मालिक, थोड़ा तो रहम करो। मैं अपनी बीवी और इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? तो मैं क्या करूं? अरे रामवीर, ओ अशोक, जाओ घर खाली कराओ। सुना नहीं सेठ जी ने क्या बोला? चलो भाई, चलो घर खाली करो जल्दी। माधव का परिवार सड़क पर आ गया। गांव वालों ने दया तो दिखाई, पर मुखिया के डर से किसी ने सिर छुपाने की जगह नहीं दी। हार मानकर माधव ने अपना बचा कुचा सामान एक पोटली में बांधा और घने अंधियारे जंगल की ओर चल पड़ा। नन्ही ने रोते हुए पूछा, पिताजी, क्या हम कभी वापस आएंगे? माधव ने भारी मन से कहा, बेटा, जहाँ मेहनत और ईमानदारी होती है
ईश्वर वही नया घर बना देता है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी कुटिया मिली। वहां एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहे थे। माधव ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये कुटिया तुम्हारी ही है। प्रकृति कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। माधव अब लकड़ी काटने वाला बन गया। वो रोज सुबह उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल के गहरे हिस्सों में जाता। सूखी लकड़ियां काटकर, लकड़ी ले लो ओ भैया, एकदम सूखी लकड़ी, वो चूल्हे पास के चौके शहर की के बाजार बढ़िया में लकड़ी। बेचता। हाँ साहब, उससे लकड़ी जो ले चंद लो। सिक्के मिलते, उससे ममता रूखी सूखी रोटियां बनाती। एक दिन ज्यादा लकड़ियों की तलाश में माधव जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां परिंदे भी जाने से डरते थे। अचानक बादलों ने घेरा बना लिया। हाय राम, आज ये कैसा अंधेरा है। ये कहाँ होंगे? हे भगवान जी, नन्ही के पापा का ध्यान रखना। रास्ता ढूंढते हुए माधव एक बड़ी पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने एक झाड़ी के पीछे से सुनहरी रोशनी आती देखी। जिज्ञासावश उसने झाड़ियां हटाईं। वहां एक विशाल गुफा का द्वार था। माधव उस गुफा के अंदर गया। गुफा में थोड़ा अंदर जाते ही माधव ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। गुफा के भीतर एक प्राचीन नगर बसा था, जहां की दीवारें और सड़कें किसी दिव्य धातु से चमक रही थीं। वहां कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तभी दो लंबे प्रभावशाली रक्षक माधव के सामने आए। तुम यहाँ कैसे आए? मैं रास्ता भटक गया था। मेरा नाम माधव है। तुम्हें पता है, यहाँ राजा सूर्य प्रताप का राज्य है। चलो महाराज के पास। उसे वहां के राजा सूर्य प्रताप के सामने ले जाया गया। माधव ने बिना कुछ छुपाए अपनी गरीबी, अपनी फसल की बर्बादी और अपने बच्चों की भूख की कहानी सुनाई। राजा सूर्य प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में छल न हो। तुमने अपनी मेहनत पर भरोसा किया, किसी को धोखा नहीं दिया। ये तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। राजा ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस सोने को बेचकर माधव रातों रात अमीर नहीं बना, बल्कि उसने समझदारी दिखाई। उसने सबसे पहले मुखिया चंद्रभान का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ली। उसने गांव में एक पाठशाला और एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। जब मुखिया चंद्रभान को पता चला कि माधव को जंगल में कुछ चमत्कारी मिला है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने चुपके से माधव का पीछा किया। आज तो इसका राज पता करके मानूंगा मैं माधव। तेरा आज भेद खुलेगा। और उस गुफा तक पहुंच गया। अच्छा माधव, ये राज है तेरा। गुफा में है खजाना।
जैसे ही मुखिया चंद्रभान गुफा के पास गया, तभी एक चमकदार रोशनी आई। मुखिया चंद्रभान हैरान रह गया। रोशनी के पीछे से रक्षक प्रकट हुए। तुम अंदर नहीं आ सकते हो। मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी राजा बनना है। रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। सालों बीत गए। माधव अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि नीलगिरी और आसपास के इलाकों का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। एक रात राजा सूर्य प्रताप का दूत फिर से माधव के पास आया। माधव, हमारे राजा को एक उत्तराधिकारी की तलाश है जो प्रजा के दर्द को समझ सके। उन्होंने तुम्हें चुना है। माधव ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। परंतु पूरी प्रजा और दिव्य शक्तियों के आग्रह पर माधव ने स्वर्ण नगर का कार्यभार संभाला। उसने शपथ ली कि उसके राज्य में कोई भी किसान कर्ज के बोझ तले नहीं दबेगा और कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा।